नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से में प्रारब्ध के इस मंच के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हमारे अतिथि वक्ता गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी का स्वागत करूं, इससे पहले आज के विषय पर सीधा चलते हैं। और सीधा इसलिए चलते हैं क्योंकि ये प्रणाम आशीर्वाद तो चलता रहता है, लेकिन देश में अगर किसी बात को लेके एक बज़ क्रिएट हो गया हो या कर दिया गया हो, तो उस पर साफगोई से उसके वैलिड पॉइंट्स और उनके तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए प्रारब्ध के दर्शक हमेशा ऐसे विषयों पर गौरव प्रधान जी को सुनना चाहते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम बहुप्रचारित, जैसे ही सरकार पिछले सेशन में लेके आई, सारे लोग बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, इस तरह के सोहर गाए गए। अच्छा है, इस देश में अगर सबसे बड़े लैंड जिहादी के ऊपर नकेल कसने के लिए एक ऐसा अमेंडमेंट बिल लेके आ रही थी सरकार, सारे उल्लासित थे। जितने भी भारत के लोग थे, भारत के हितचिंतक थे, वो सब उल्लासित थे। जेपीसी बनी और जेपीसी हमने गौरव जी के साथ वीडियो किया था, उस पर इस बात की चर्चा भी की थी कि साहब सरकार ने वो स्मार्ट मूव लिया कि जेपीसी बना दी, क्योंकि जेपीसी एक मिनी संसद होती है और वहां से जब निकल के कोई रिपोर्ट आएगी और तब वो बिल टेबल होगा, तो फिर किसी तरह के विवाद की कोई संभावना नहीं है। और वो भी तब जब आपके पास एक ऐसा विपक्ष हो जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन एक इतना बड़ा संसद वाला गुंडे जैसा चरित्र रखता हो। जी हाँ, वर्दी वाला गुंडा, मुझे एक नॉवेल का नाम याद आता है, मैंने वहां से उठाया। इस बार जब विंटर सेशन शुरू हुआ तो ये हुआ कि साहब टेबल होगा टेबल होगा, लेकिन ऐसा कोई लिस्ट नहीं था, यानी लिस्टेड नहीं था। लेकिन जेपीसी ने संसद को ये अपील की कि साहब हमने अभी बहुत सारे पक्षों को नहीं सुन पाए हैं हम, और चूंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हम ये काम करना चाहते हैं। इस सरकार की मंशा भी यही रही है कि उसने 370 हटाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सब कुछ अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। राम मंदिर भी बनाया तो बिल्कुल निष्कंठ होके बनाया, कहीं कुछ नहीं हुआ, यानी कोई विवाद नहीं। जेपीसी ने अप्रोच किया संसद को कि हमारा कार्यकाल थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कुछ काम हमें और करने हैं, और अब हम इसको मानसून सत्र में लेके आएंगे। और ऐसा वो जितने भी बधाई हो वो सब हो गया। और मोदी ने यूटर्न मार लिया, ये कमजोर हो गई सरकार, वाह कमजोर हो गई सरकार। बस यही सारी चिंताएं लेके हम बैठे हैं आज गौरव प्रधान जी के सामने। गौरव जी, चिंताएं मैंने सारी आपको बता दी। सोहर की जगह तमाम तरह की गालियां गाए जाने लगी। आखिर क्यों वापस बढ़ा दिया कार्यकाल जेपीसी का, और क्या वक्त पर सरकार कमजोर पड़ गई? गौरव जी। अवनीश भाई, बड़ी विनम्रता से और क्षमा याचना के साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जो हमारे यूपी में एक स्लैंग है, और ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, इस पे कोई आपत्ति ना ले। ये हमारी दिनचर्या की भाषा में बच्चे से लेके बूढ़े तक सब बोलते हैं। ये देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान। ये है क्रक्स। हमारी जो मानसिकता है, जो राइट विंग की मानसिकता, ये बधाई देने वाले जो मानसिकता वाले लोग हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि बंदूक उठा के गोली मार दो। ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी कनपटी पे दूसरी बंदूक रखी हुई है, लेकिन आप चलाओ। और मोदी कमजोर हो गया, ये तो पिछले 10 साल का नैरेटिव है, कोई आज का नैरेटिव तो है नहीं। मोदी कमजोर हो गया लेकिन 370 हट गई। मोदी कमजोर हो गया लेकिन राम मंदिर बन गया। मोदी कमजोर हो गया लेकिन ट्रिपल तलाक आ गया। मोदी कमजोर हो गया, वक्फ बोर्ड पे कुछ नहीं कर रहा। मोदी कमजोर हो गया, बांग्लादेश पे कुछ नहीं कर रहा। आप क्या चाहते हैं? देश में आग लगाना? बंदूक से काम होगा या मैच्योरिटी से काम होगा? भारत, मैंने आप ही के शो में बोला था, भारत कोई आइलैंड नहीं है। भारत एक फिजी या मेडागास्कर या गोयना नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, जहां हमारी डोरें दुनिया के विभिन्न देशों से मिलती हैं। एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव होता है। अब आप इसका
मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि जितने लोगों ने बधाई दी और जितने लोग आज गालियां दे रहे हैं, और बहुत सारे दे रहे हैं, मैंने भी ये पोस्ट लिखी है कि आप 3 महीने हैं आपके पास, आपको जितनी गालियां देनी है दीजिए, मोदी को दीजिए, हमें दीजिए, कि मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा या कोई भी, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी मानसिकता है जिसके ऊपर आप चलते हैं और उस पर आप गालियां दे सकते हैं, लेकिन ये काम बंदूक से नहीं होगा। और एक बात आपको मैं बहुत साफ शब्दों में बोल दूं, लोगों को शायद बुरा लगे, घास खाने वाली जो कौम होती है ना, उससे बलिदान नहीं मांगा जाता है। ये वो कौम होती है जो घास खाने वाली, जो बलिदान के वक्त सबसे पहले दोनों टांगों के बीच में पूंछ दबा के भाग लेती है। तो जितने ये लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो बॉर्डर पे जाके बांग्लादेश में युद्ध करेंगे? एक भी नहीं मिलेगा। ये केवल अपने घर पे ज्ञान दे सकते हैं। रहा सवाल वक्फ बोर्ड का, क्या क्या अब आप वक्फ बोर्ड की पीछे की बाउंड्री देखिए, आपको हर तरफ से धमकी मिल रही है, सड़क पे आ जाएंगे, कानून हम नहीं मानेंगे, मतलब भारत में एक तरह की एनआरकी। और भारत में एनआरकी कब होती है? आप ये बात रिकॉर्ड उस तरह के डेटा में देखिए, पिन पॉइंट कीजिए, जब भी भारत में एनार्किस्ट हुए, ये शुरू होते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में। गर्मी में सब भाग जाते हैं। तो आप युद्ध कब छेड़ेंगे, गर्मी में या जाड़ों में? दूसरी बात, भारत जियोपॉलिटिकली कनेक्टेड नेशन है, तो आप क्या इस वक्त ऐसी बात उठाएंगे जिस पे आपको पता है कि अमेरिका और बाइडेन और यूएन आपके साथ नहीं खड़ा होगा? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का कितना दखल है भारत में, सीआईए का कितना दखल है भारत में, कोई छिपा हुआ नहीं है। विक्टोरिया न्यूलैंड गई थी श्रीलंका, आग लग गई। विक्टोरिया न्यूलैंड गई थी बांग्लादेश, आग लग गई। विक्टोरिया न्यूलैंड में बात हुई थी नेपाल में, बच गया। तो जब आपका जो कनेक्टेड नेशंस हैं, और नो डाउट आप कितना भी कर लीजिए, अमेरिका आज भी नंबर 1 नेशन है। यूएन हो, हेल्थ, जितने भी यूएन के संगठन हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके कदम पदचिन्हों पे चलते हैं? इनका मालिक कौन है? मालिक अमेरिका है। तो क्या आप ऐसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, जो कि आगे से तो हाथ मिलाए लेकिन पीछे से छुरा घोंपने में कोई कसर ना छोड़े, क्या आप उस एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हुए इतना बड़ा काम करोगे कि 25 करोड़ में से कम 5 करोड़ भी अगर सड़क पे आ गए, तो जितने आज बोल रहे हैं मोदी कमजोर हो गए, ये चद्दर ओढ़ के, रजाई ओढ़ के घर में घुस जाएंगे, इनमें से एक भी नहीं निकलेगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैंने पहले दिन बोला था, आज की बात नहीं है, मैं अपनी बात कभी नहीं पलटता, लेकिन पहले भी मैंने बोला था कि सही टाइम हमारा होगा, सही टाइम होगा, सही जगह होगी, सही तरीका होगा, वो हमारा होगा, आपका नहीं होगा। दुश्मन से जब आप युद्ध करने जाते हैं तो आप दुश्मन के टाइमलाइन पे नहीं चलते, आप अपने टाइमलाइन पे चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड अभी उठाए, पास तो हो जाएगा? लोकसभा में भी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, और जहां नहीं है वहां मैनेज हो जाएगी। और अगले 3 महीने, मैंने पहले लिखा था कि अगले 3 महीने 4 महीने में राज्यसभा में भी मोदी की मेजोरिटी होगी। 370 का बिल कैसे पास हुआ था? कभी किसी ने सोचा है? ये जितने ज्ञानचंद बैठे हुए हैं जो मोदी को कमजोर बोलते हैं, कभी किसी ने आपको बताया 370 का बिल कैसे पास हुआ था? 370 का बिल सबसे पहले लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में गया था। लोकसभा में तो पास होना ही था, लेकिन राज्यसभा टफ थी, और राज्यसभा में आपने कुछ नए मंत्रियों को उठा के विदेश यात्रा पे, स्टडी टूर पे भेज दिया, और ऐसे देशों में भेजा जहां से हफ्ते की एक ही फ्लाइट है, और जैसे ही वो वहां लैंड हुए, मेंबर्स को आपने वहां भेज दिया जहां हफ्ते में एक दिन की फ्लाइट होती है।
जैसे ही वो लैंड करे आपने 370 रोल आउट कर दिया। आ जाओ। मेजोरिटी इससे नहीं होती है कि संसद में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, ये होती है कि वोटिंग के समय संसद में कितने मेंबर प्रेजेंट हैं। तो आप क्या चाहते हैं, देश में आग लग जाए? ये जितने मोदी को कमजोर है, मोदी कमजोर हो गया, 10 साल से नैरेटिव चल रहा है, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। इन लोगों पे ध्यान ना सरकार देती है ना हम देते हैं। इन दोनों पे यूट्यूब देखने वाले लोग ध्यान देते होंगे। सरकार इनके हिसाब से नहीं चलती है और मेरा लिखना इनके हिसाब से नहीं होता। तो देखिए, हर चीज समय से होगी, तरीके से होगी, हमारे टाइम पे होगी, हमारे हिसाब से होगी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक चीज और, नरेंद्र मोदी सरकार का और इनके कामकाज करने के तरीके का एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है, क्योंकि इस देश में हमेशा कभी बंगाल के लिए, कभी कहीं के लिए, कभी केरल के लिए, कभी किसी भी प्रदेश के लिए ये एक तुरंत बात उठने लगती है कि साहब 356 क्यों नहीं लग जाता, 356। लेकिन इन्हीं पिछले 10 एक सालों का एक ही एग्जाम्पल है उत्तराखंड, वहां लगाया और उठा के फेंक दिया गया, क्योंकि एसआर मुंबई केस के बाद इतने उसको लीगली इतना टफ कर दिया गया है, इस पर कोई नहीं बात करता। लेकिन वहीं पर 370 जैसी अभेद्य किला, इसको जब भेदा नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि काम पक्का करना है। बहुत सारे ऐसे काम है, अस्थाई इलाज करना है तो पक्का करना है। अब यहां पर लोगों ने कहा कि साहब जेपीसी ने क्यों आगे बढ़ा दिया अपना कार्यकाल और क्यों इतना और समय मांग रहे हैं, क्योंकि एक एक आपत्तियों का, और किरण रिजिजू साहब ने हाउस में बड़ा डिटेल बताया कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स करी, क्या क्या किया, अब तक क्या क्या कर लिया है। और मेरी एक बीते महीने, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि मेरी उस मामले में बहुत सारी बात हुई, लेकिन जो जेपीसी के चेयरमैन वक्त पे है जगदम्बिका पाल साहब, उनसे एक समारोह में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने ऐसे ही, चूंकि एक स्नेहवश थोड़ा है परिचय, तो मैंने उनसे पूछ लिया। हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी भी थे, मेरे गृहनगर के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर जेपीसी, तब ये गिलास तोड़ने वाला और शीशा तोड़ने वाला मामला नहीं हुआ था, तो मैंने पूछा उनसे कि साहब ये कब आ जाएगा? बोले लंबी प्रक्रिया है, हम किसी भी पक्ष को असंतुष्ट नहीं छोड़ेंगे, ये उनका कहना था। तो इस अप्रोच को कायम रखने में क्या बुराई है? आखिर इतना लंबा कोड है, अब किस बात की जल्दी हो रही है लोगों को? ये जल्दी वाली जो एक बीमारी है, ये कितना नुकसानदायक हो सकती है? राइट विंग की सबसे बड़ी बीमारी ये है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अब उनसे बोलो बच्चे को पैदा करने में 9 महीने लगते हैं, ठीक है, लेकिन दीज आर द पीपल हु वांट अ बेबी इन अ मंथ विथ 9 वुमेन। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और रहा सवाल, जहां तक जेपीसी के सवाल है, देखिए मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाता, मेरा पॉलिटिकल हमें सारे पक्षों को सुनना है ऐसा। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंट बताता हूँ, चाणक्य से अगर आपने सीखा हो, जब कोई पेड़ बहुत बड़ा होता है तो उसको काटा नहीं जाता, उसकी जड़ों में मट्ठा डाला। मट्ठा क्यों डालते हैं? क्या मट्ठे से पेड़ खराब होता है? नहीं, मट्ठे से पेड़ नहीं खराब होता। मट्ठा डालने से चींटियां इकट्ठी होती हैं और वो चींटियां जड़ों को कुरेदने, काट काट के इतना बर्बाद कर देती हैं कि वो जड़ उस पेड़ को, वृक्ष को पोषण नहीं दे पाता और वो वृक्ष धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। पहले पत्तियां गिरती हैं, फिर टहनी गिरती है, फिर तना रह जाता है और तना हल्का हो जाता है। उसके बाद उसको आप काटते, तो उससे क्या होता है, उससे जो पेड़ के नीचे पनपा हुआ इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम खराब नहीं होता है। वर्ड बोर्ड आज का नहीं है, बर्ड बोर्ड सन 1950 के आगे का है। 50 साल 60 साल का वह फोर्ड है। जिस तरह से उनकी मनमानी चलती है, आप पेड़ को काटने की बात कर रहे हो कि मोदी कान कनपटी पे गोली लगाए और ठाए खत्म,
लेकिन आपने कभी अंदाज लगाया कि उस काम को करने से इकोसिस्टम को कितना नुकसान होगा, राष्ट्र को कितना नुकसान होगा? ग्लोबली कनेक्टेड भारत, जिसकी जो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना नुकसान होगा? आप बात करते हो भाई मेरे घर में आटा दाल चावल आ रहा है, भाड़ में गई दुनिया, हम तो संपन्न हैं। लेकिन वो आटा बनाने वाली की जो मशीन है वो तो बाहर से आती है, या जो आटा बनाने वाली मशीन है वो बाहर आप एक्सपोर्ट भी करते हो। आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी तो आपकी इकोनॉमी पूरी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी, और जब इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी तो जो तेल आज 100 रुपए ले रहे हो ना, आपकी औकात नहीं होगी आप 300 रुपए तेल ले सको। ये एक्सपोर्ट की रुपए डॉलर का लेन देन, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, स्ट्रीमलाइनिंग होती है। सिंपल कहने में बहुत आसान लगता है डी डॉलराइजेशन हो गया, लेकिन डी डॉलराइजेशन एक दिन का काम नहीं है, कुछ वर्ष लगेंगे। एक दिन में आप ढक्कन बंद नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ सोच लोगों की है कि कनपट्टी पे गोली लगाओ और मोदी जी चला दें, और हम बैठ के अपने घर में ज्ञान पेलेंगे कि मोदी कैसे काम कर रहे हैं, मोदी कमजोर हो गया। अब आज आप वक्फ बोर्ड को हटा देते हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हट जाएगा, मेजोरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जाड़े आ रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, और ठंड में प्रदर्शनकारी सबसे आसान होते हैं। आपको क्या करना है, कंबल और रजाई तो अरेंज करनी है और तंबू अरेंज करने हैं, और दिल्ली बंद हो गई। तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ठंड है, गर्मी है? फिर ये पहला पहलू हो गया क्लाइमेट। दूसरा पहलू, आप जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके साथ नहीं है, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है मतलब आपके साथ यूरोप भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूरोप तो अमेरिका की रखैल है। फिर आपने जो रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में बनाई है वो रिलेशनशिप टूटने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका बैकअप यूएस तैयार नहीं है, इजराइल ऑलरेडी वॉर में है, रशिया यूक्रेन ऑलरेडी, आप एक और कॉन्फ्लिक्ट खोलना शुरू कर रहे हो। देखो, हर चीज ताकत से नहीं जीती जाती है, कई जगह अकल लगाई जाती है। 4 पुलिस वालों का आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारी पुलिस फोर्स, अगर 400 लोग इकट्ठे हो गए, 4000 लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस किस पे गोली चलाएगी? अगर वो मरने मारने पे उतारू होते हैं। आप तो घास खाने वाली कौम हो, आपको एक ऊंची आवाज में अगर कोई बोल देगा तो आप एफआईआर का धमकी दे देगा तो आप दुम दबा के घर चले जाओगे। तो घास खाने वाली कौम से कुर्बानी नहीं मांगी जाती है, और हमें पता है वो कुर्बानी नहीं दे सकते, इसलिए हम वहां काम करेंगे जहां हमें कुर्बानी ना मांगनी पड़े। बिल्कुल बड़ी बात। और एक चीज और भी होता है, देखिए, फ्लोर मैनेजमेंट या हाउस मैनेजमेंट, ये सदन में आपने ही उसका जिक्र किया कि साहब, जब मोदी सरकार के या इस सरकार के पिछले टर्म में राज्यसभा में जब इनका बहुमत नहीं होता था तो इन्होंने एक अनोखी शैली डेवलप किया, और जो बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स थे उसको पहले राज्यसभा में पास करा लेते थे, उसके बाद लोकसभा में ले आते थे। वो ये होता है फ्लोर मैनेजमेंट। तो किसी को इस बात पर तो शक होना ही नहीं चाहिए कि इस सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कहीं से भी गड़बड़ है और बिल पास नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मानसून सत्र तक इसको लेके गए हैं, और एक तरफ अब चलते हैं जरा, एक आपके पास लीडर अपोजिशन ऐसा है साहब, गौरव जी। एक बात हाँ। आप सोचिए कि जो आपने फ्लोर मैनेजमेंट की बात करी, भाई 2019 के चुनाव तक तो मोदी जी की मेजोरिटी थी ना 300 प्लस की, लेकिन राज्यसभा की मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन आपने सक्सेसफुली फ्लोर मैनेजमेंट करा और 370 पार करी। आज के टाइम में आपकी राज्यसभा में मेजोरिटी लगभग है और लोकसभा में भी है। ना नीतीश कहीं जा रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू कुछ जा रहे हैं। तब आप अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब फैक्टर एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता अवनीश भाई, बिल्कुल
ये वो क्राउड है ना 500 रुपए वाला, ये 2 रुपए के ट्वीट करने वाला, इन पे मैं ध्यान नहीं देता। और ये जो यूट्यूबर्स हैं ना जो सुबह से शाम तक ज्ञान फैलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी यूट्यूब देखता भी नहीं हूँ इन लोगों का, क्योंकि समय लेकिन बर्बाद गौरव जी एक चीज तो होता है ना, गौरव जी एक चीज होता है, ठीक है आप इन लोगों पर ध्यान नहीं देते या ऐसे तत्वों पर ध्यान नहीं देते, हम किसी का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये तो है कि ये ऐसा करके इस तरह की नैरेटिव गढ़ के इस तरह के विमर्श करके एक बड़ा जो हमारा राष्ट्रवादी समुदाय है, एक जो ऐसा है जिसने लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी आत्मविश्वास के साथ जो है, इतना भरोसे के साथ वो सरकार में लेके आया है, उसे भरोसा है, वहां कहीं ये डिगा देते हैं। न सिर्फ इतना होता है गौरव जी, ये भी तो होता है कि जो अपोजिशन है उसको मौका मिल जाता है और वो फिर आपके ही उड़ाई हुई लकड़ी को लेके घूमता है। एक तो ये, दूसरी चीज, एक तरफ आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा है जो गौरव जी आपने क्या ही सुंदर उसका विश्लेषण किया है, केरोसिन, वो कहता है कि केरोसिन पूरे देश में बिखरा पड़ा है, जब से ये 98 नंबर लेके आया, 99 लेके आया, 1 नंबर और इसकी चोरी हो गई, बहरहाल 98 पे चला आया है ये। और ये एक तरफ बांग्लादेश दोहराने की बात करता है, दूसरी तरफ आप देखिए संभल और अजमेर में कोर्ट ने सर्वे दिया है, वहां कहीं सरकार नहीं गई, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है कि औकात में रख लीजिए छोटी कोर्टों को, सेशन कोर्टों को। ऐसा माहौल है जब, तो निश्चित रूप से आपको टैक्टफुली काम लेना पड़ेगा। और इसमें सरकार की कमजोरी कहां से आ जाती है, ये कहां से आ जाती है? मैंने आपको पहले दिन बोला था कि इस वक्त केरोसिन छिड़का हुआ है, केरोसिन लेके घूम रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप मौका दो और माचिस की तीली जलाई जाए, और वो मौका मोदी सरकार नहीं देगी, क्योंकि यहां संख्या बल की बात नहीं है। संख्या बल हमेशा जो इन लोगों का है जिनको मैं एंटी नेशनल के कैटेगरी में डालता हूं, या कट्टर झट्टर हिंदू हैं, इनका संख्या बल बहुत कम है, लेकिन ये बहुत जोर से बोलते हैं। और देखिए कोई भी काम स्ट्रेटेजिकली होता है, भारत एक कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 1-2 मिलियन, आप हर चीज इसराइल से अगर आप कंपेयर करें तो पहले इसराइल की पॉपुलेशन कितनी है? इसराइल की पॉपुलेशन दिल्ली से आधी है, देश तो भूल जाइए। और इसराइल में इतने जयचंद और मीर जाफर नहीं मिलेंगे जितने भारत में मिल जाएंगे, आपके पड़ोस में मिल जाएंगे। तो ये संख्या बल मैनेज करना इशू नहीं है, इशू ये है कि सही टाइमिंग क्या है जब हम स्ट्राइक करें। हर चीज को स्ट्राइक करने का एक समय होता है। आपकी फौज ताकतवर है, आपकी फौज लड़ सकती है, आज 2 फ्रंट पे लड़ सकती है, लेकिन क्या आप बोलेंगे फौज को जाओ लड़ना शुरू कर दो बिना आगे पीछे देखे? भाई यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले 12 घंटे की 16 घंटे की फ्लाइट लेके आना जाना दोनों, 16 घंटे की फ्लाइट लेके पुतिन भारत आए थे ना 6 घंटे की मीटिंग करने के लिए। क्या वो 6 घंटे की मीटिंग कॉल पे नहीं कर सकते थे मोदी से? तो ये सारी गोटियां फिक्स करनी पड़ती हैं बिफोर यू टेक एनी एक्शन। ये ऐसा नहीं होता है सुबह उठो बंदूक को क्लॉक करो और उसके बाद शुरू हो जाओ। बिल्कुल, यहाँ ये तो समझ में आता है कि भरोसा अपने नेतृत्व पर ये बनाए रखना पड़ता है और देश बनाए रखा, लेकिन कुछ धड़े ऐसे होते हैं जिनको बात बात पर इतनी जल्दी है। और मैंने कहा कि इसमें कमजोरी कहां से आ जाती है, ये तो भाई राजनीतिक दांवपेच है और फिर फाइलों में काम करना है। एक नेता तभी तक नेता होता है जब तक वो चुनाव जीत के संसद में नहीं पहुंच जाता, और अगर सरकार बना लेता है तो पूरी तरीके से वो सिस्टम का आदमी हो जाता है, सरकारी आदमी हो जाता है, वो काम वाला बाबू हो जाता है, बड़ा बाबू मान लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर भी हो जाते हैं। इसलिए काम तो करना पड़ेगा। अब आखिर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते थे, सब लोग उनके बुलडोजर को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो बुलडोजर पहले कार्रवाइयां पूरी करके फाइलों को ओके करके अगर नहीं चलता, तो यही तो वो देश है सर कि 2 मिनट में स्टे देती थी कोर्टें, 2 मिनट में स्टे मिलता था कि साहब आप किसी चपरासी का ट्रांसफर 2 मिनट में स्टे। लेकिन मैं एक बात ही कहता था कि साहब अगर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो एक भी बुलडोजर की कार्रवाई पर स्टे क्यों नहीं मिलता? तो ये होता है कि आप कागजों को दुरुस्त करके कैसे काम करते हैं। वक्त पे एक चीज और सर,
वक्त पे अलग अलग लोगों को सुनना, और अगर अपेक्षाएं हैं तो जरा एक चीज क्लैरिटी मैं चाहूंगा आपसे। एक तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है जिसके अमेंडमेंट का ये कानून आया है। इसके अलावा बहुत से, सभी राज्यों में नहीं लेकिन बहुत सी स्टेट में अपने स्टेट वक्फ बोर्ड है। अगर ये अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट होगा आज नहीं, विंटर आपके मानसून सत्र आएगा उसमें हो जाएगा, लेकिन ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो सेंट्रल के साथ ये स्टेट में भी होगा, या स्टेट के लिए स्टेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट्स को, जहां तक मेरी जानकारी है अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ क्लियरिटी जी। आपकी बात अभी मैंने क्या बताया, अगर बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, उसकी ब्रांचेस से जड़ें निकल के अपना एक उन जड़ों ने इकोसिस्टम करा है, तो आप सारे तने जाके काटना, जो तना बन चुका है अब क्या आप जाके काटना शुरू करोगे? नहीं ना, पहले आप पत्तियां गिराओगे, फिर ब्रांचेस कमजोर होंगी, फिर वो जो जड़ें बनी हैं ब्रांचेस से वो कमजोर होकर सूख के गिरेंगी, बाद में तना आएगा। तो देखिए बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं भारत में, ऐसे हैं जो कॉन्करेंट हैं, जिसमें स्टेट भी काम कर सकती है, सेंटर भी काम कर सकता है। लेकिन कई बार ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर लॉ बनाता है, उसके बाद स्टेट उसे अडॉप्ट करती है। लेकिन स्टेट आइसोलेटेड नहीं है, स्टेट अपने लेवल पे भी कानून बना सकती है। जैसे यूपी में उन्होंने बनाया कि 1903 या का पता नहीं, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है ईयर, उससे पहले का जो भी रिकॉर्ड होगा वो वक्त में माना जाएगा, वो वक्त में माना जाएगा, उससे बात नहीं। अब 75 ईयर्स का कट ऑफ है जी। अब यही तो महाराज जी खेल गए, क्योंकि उससे पहले का रिकॉर्ड है नहीं, जाओ रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ। तो देखिए अब महाराज जी क्यों खेल गए, मोदी क्यों नहीं खेल पाए? क्योंकि आप भूल जाते हैं बार बार कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है पूरी तरह से, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। लॉ ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का जो सबसे वीक पॉइंट है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस का हो, मोदी जी हो, कल योगी जी हो या कोई भी और हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रधानमंत्री का सब्जेक्ट नहीं होता है। वो सेंटर का उसमें कोई रोल नहीं है। तो हर चीज, अब यहां तो अब ये जितनी जमात है जो मोदी कमजोर हो गए, ये वो लोग हैं जिनकी सुबह कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है, शाम को कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है, रात को कोई दूसरी है, लाइफ में कोई कमिटमेंट है नहीं इनका। 5 रुपए का ट्वीट मार देते हैं, 5-5 लाख फॉलोअर लेके बैठे हैं और मोदी को ज्ञान दे रहे हैं। इनकी घर में इनकी बीवी नहीं सुनती है और इन्हें लगता है मोदी जी सुनाएंगे। देखिए बरगद के पेड़ पे मट्ठा डाल चुके हैं, मट्ठा डालना हमारा काम था। समय का पेशेंटली इंतजार करो, जब पेड़ सूख जाएगा तो वो अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा, और कोई भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ नहीं कर पाए। भाई मैं आपको एक बिल्कुल। और एक हमारे दोस्त थे, गुजर चुके हैं, तो उनका एक फार्म हाउस था जहां पेड़ थे। अब पेड़ काटने के लिए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी थी, जो भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट था, कुछ 50-100 पेड़ थे। तो उन्होंने पता करा, तो उनको बोला गया देखो यार 1 लाख रुपए एक पेड़ की कॉस्ट आएगी अगर काटनी है, ठीक है, यानी 5-6 करोड़ की डिमांड थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो गए, उन्होंने 1000 रुपए का मट्ठा खरीदा और सारे पेड़ों में डाला है, और आराम से 3 साल घर में बैठ गए। पेड़ अपने आप सूख के गिर गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ भाई हमने क्या करा, ये तो पेड़ सूख गए। काम ऐसे होता है। बिल्कुल साहब। और ये ट्रैक रिकॉर्ड और पिछली परफॉर्मेंस ये बताता है, और किसी को अगर ये गम हो या ये शक हो कि 240, तो आपने ये कह ही दिया कि 4 जून के बाद 240 से नहीं, आप चंद्रबाबू नायडू जी को देखिए या नीतीश कुमार जी को देखिए, तो एनडीए इंटैक्ट है। तो यहाँ नंबर्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, पास नहीं होगा इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इसके आगे और इसके पीछे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और सही समय का चुनाव
और एक बात के तो हमारे प्रधानमंत्री धनी है साहब, मुझे बार बार एक शेर याद आता है उनके लिए कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। और प्रधानमंत्री ये जानते हैं। मैं बार बार कई बार दोहरा चुका हूं, एक बार और बताऊं, क्योंकि मैं खुद उस कार्यक्रम में शामिल था जब उज्ज्वला योजना लॉन्च किया। 2017 का मुझे याद आता है, चुनाव आने वाला था उत्तर प्रदेश का, और उज्ज्वला योजना लॉन्च करने के लिए बलिया जिले का चुनाव हुआ था। सारी मीडिया, सारे ज्ञानी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लॉन्च करने के लिए बलिया इसलिए चुना है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, वहां से वो चुनावी माहौल बांधेंगे। किसी को नहीं पता था सर, मैं खुद उस कार्यक्रम में किसी वजह से, अपने इन्वॉल्वमेंट की वजह से था, आप जानते हैं। मंच पर प्रधानमंत्री ने जब तक बोलना नहीं शुरू किया, दर्शकों किसी को नहीं पता था कि बलिया क्यों चुना उन्होंने, सबको ये पता था इलेक्शन की वजह से। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया और जैसे वो बोलते हैं, मित्रों, बलिया पूरे भारत में आबादी के हिसाब से अनुपात में सबसे कम एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाला जिला है। अब आप सोचिए, इतना होमवर्क कि एक ऐसे जिले बलिया, वहां से वो उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे हैं और उसकी वजह उन्होंने बताई कि आबादी के हिसाब से जो रेशियो बनता है उसमें सबसे निचले पायदान पर बलिया आता है, इसलिए उज्ज्वला योजना का। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइमिंग के वो धनी है। गौरव जी, चलते चलते इस विषय को, क्योंकि आपने इतने सम्यक रूप से समझा दिया, और साहब देखिए, एक जमात इस देश में 2014 से पहले भी रही है, 2014 से बात है, लगातार उसके दर्द उपजते रहते हैं। घर में आटा खराब हो, मोदी, बीवी मायके चली जाए, मोदी। तो उस पर तो आप वाकई ध्यान नहीं देना, लेकिन बीवी प्रेग्नेंट डर इस ना हो बात का बिल्कुल, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, लेकिन आपने कहा कि इग्नोर इनको करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप भी सहमत हैं, ध्यान इन पे बिल्कुल देना चाहिए, इसलिए कि हमारी एक बड़ी प्रबुद्ध एक आबादी जो होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है, और तो कुछ करते नहीं है, उनको कंफ्यूज करने का काम करते हैं। मैंने आपके शो को शुरू करने से पहले एक लाइन बोली थी बड़ा विनम्रता से, कि ये देश चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। देखिए, आप किसको देखते हैं, किसको नहीं देखते हैं, मेरी बला से, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप अपना ब्रेन वॉश करवा रहे हैं या भगवान ने जो आपको दिमाग दिया आप उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। 90% लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक बात है। गौरव जी, आप खुद सोचो, मैं टीवी देखता नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, यूट्यूब देखता नहीं, चैनल स्कैन करता नहीं, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी। आपने इस सारे विषय को जिस सहृदयता के साथ, और आज तो कुछ आपने हल्के फुल्के अंदाज में शुरुआत से लेके आप अंत तक खतरनाक मूड में हैं, तो अब मैं उधर मुझे लग रहा है कि मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगा। एक प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अगली बातचीत में हम दूसरे विषयों पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल, जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, एक आध ऐसे बड़े काम जो आपको दिखाई दे रहे हो कि कुछ एक बड़े काम, एक आध काम का नाम क्या लेंगे आप? वक्त तो सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले टर्म में सीमाओं को सुरक्षित करा गया, दूसरे टर्म में सीमाओं को संगठित किया गया, और तीसरे टर्म में सीमाओं का विस्तार किया जाएगा। लिख के रख लीजिए। बहुत बड़ी बात आपने कहा है, बहुत बड़ी बात आपने कहा है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग न किया जाए और ये दर्शकों, सुधी दर्शकों के सामने छोड़ दिया जाए। डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं भाई साहब। नहीं, डिटेल हम लेना भी नहीं चाहेंगे सर। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि वक्फ जैसे महत्वपूर्ण और देश के तीसरे सबसे बड़े, सिर्फ जमीन रखने वाला मालिक नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लैंड जिहादी, ऐसे राक्षस पर, जी हाँ, मुझे कोई हिचक नहीं है राक्षस कहना, ऐसे राक्षस पर अगर आपको नकेल कसनी है
तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हम सबको पता भी है कि कितने लोग बिल बिलाएंगे। और जब आपके पास एक ऐसी पार्टी, उसका पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम, और दुर्भाग्य से एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा है जो देश में आग लगाना चाहता है, बार बार सड़कों पर उतारना चाहता है। इस देश के मौलाना मौलवी जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि संभल और अजमेर जैसे फैसला देने वाले कोर्टों पर लगाम लगाओ, इस देश के संविधान की झूठी कस्में खाते हैं, बाबा साहब की आरती उतारते हैं और संविधान और देश की सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के मुंह पे थूकते हैं, ऐसे में संभल के कदम, मजबूत कदम, अस्थाई निवारण के लिए ऐसे ही थम के चलेंगे। गौरव जी, आपने यात्रा के दौरान हमें समय दिया, प्रारब्ध को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और गौरव जी को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। गौरव जी, एक बार पुनः धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ प्रणाम। जय जय श्री राम। जय नारायण।